हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो भाई मैं आज आप सभी के लिए केवीएस और एनवीएस वालों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी, ठीक है, इनके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जो हमारे मॉडल पेपर की तरह होंगे और हर एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, मैं आपको 20 करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको 18 क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, केवीएस और एनवीएस वालों के लिए। ठीक है, वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर जाके ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भाई किसको दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को या मोहन राकेश को। तो भाई लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, ये हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। क्या थे भाई, प्रसिद्ध नाटककार भी थे भाई। और इन पर जो पाश्चात्य नाटककार है, ठीक है, क्या क्या नाम है उनका, ठीक है, इंसन सा, ठीक है, मेटरलिंक आदि का काफ़ी प्रभाव है भाई। ठीक है, काफ़ी प्रभाव था इनका। और पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक एवं सहज है और रंगमंच के लिए उपयुक्त भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी सफलता इस बात में है कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति उपदेशक बनकर नहीं बल्कि कलाकार के रूप में करते हैं। और इनके सभी नाटक 3 अंकों के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण लाल जो है, इनके सभी नाटक कितने अंकों के हैं, 3 अंकों के हैं। ठीक है, 3 अंकों के हैं, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया। ठीक है, जो अंक है बस वही तीन अंकों में है, और अंकों का विभाजन भी दृश्यों में नहीं किया गया। यानी जो 3 अंक है, मानी 1 अंक है, उसको भी तोड़ के आगे भेद नहीं दिए गए, यानी दृश्य उसमें नहीं दिए गए। ये आपको ध्यान रखना। ओनली हर एक नाटक में 3 ही अंक है इनके में। ठीक है, अब इनके नाटकों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से नाटक हैं इनके। अशोक 1927 में प्रकाशित हुआ ये। सन्यासी, ठीक है, 1930 में प्रकाशित हुआ। राक्षस का मंदिर 1931 में प्रकाशित है, क्रम से बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, मुक्ति रहस्य भाई 1932 में प्रकाशित है। राजयोग 1933 में प्रकाशित है। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित है। एक और सिंदूर की होली का काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई। आधी रात 1934 में। गरुड़ ध्वज 1945 ईस्वी में प्रकाशित है। नारद की वीणा 1946 में प्रकाशित है। वत्सराज 1950 में प्रकाशित है भाई। ठीक है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका नाटक है, दशोमेघ। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ये भी 1950 में प्रकाशित इनका काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेगा। चित्रकूट 1946 में प्रकाशित है। ठीक है, विचित्रता की लहरें ये 1953 में प्रकाशित हुआ भाई। धरती का हृदय 1974 में प्रकाशित है। ठीक है, काल विजय ये 1975 ये भी 1974 में प्रकाशित है। ठीक है, गंगा द्वार ये 1974 में प्रकाशित। इनके काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाटक मैंने आपको बता दिए हैं, आपको अच्छे प्रकार से इनको याद करना और क्रम से मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, अकाल पुरुष
गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया था? तो किस साहित्यकार ने भी साकार किया था ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर ने, गिरिजा राजकिशोर ने, रामविलास शर्मा ने, जिनेंद्र ने। तो जिनेंद्र जो साहित्यकार है, ठीक है, इन्होंने क्या है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जिनेंद्र जी है ये हिंदी साहित्य के विशिष्ट साहित्यकार है, ठीक है। इन्होंने भी निबंध भी लिखे है, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखी है, संस्मरण भी लिखी है, जीवनी भी लिखी है, आलोचना भी लिखी है, और इसके साथ साथ इन्होंने गद्य विधाओं भी, जो गद्य विधाएं है ये भी इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ, इनके उपन्यास काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, ठीक है। विवर्त 1953, सुखदा 1953 भाई, व्यतीत ये भी 1953, ठीक है। जयवर्धन ये 1956, ये इनके थे भाई उपन्यास, ठीक है। फिर इनकी है कहानी संग्रह, वो देखते काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। फांसी, कर्म भी लगाने आते हैं इनके 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934 भाई, दो चिड़िया 1935, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जयसंधी 1949, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, ठीक है। फिर इनके निबंध संग्रह है। प्रस्तुत पर्सन 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और श्रेय ये 1953 में भाई, ठीक है। फिर मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार, काम प्रेम और परिवार ये भी 1953, ये और वे ये 1954 भाई, ठीक है। और इन्होंने अनुदित ग्रंथ भी थे भाई, इनके अनुदित ग्रंथ भी थे, वो है मदालिन 1935 सॉरी, प्रेम में भगवान 1937 में, पाप और प्रकाश ये भी 1953 में भाई, ठीक है। तो ये क्रम से है, क्रम से मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निबंध का गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? निबंध को भाई गद्य का निकष किस आलोचक ने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो निबंध को गद्य का निकष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। दो आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1919 से लेकर 1938 तक के काल को भी शुक्ल युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्ल युग कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप सभी को पता है। और इसी कारण से, ठीक है, इस काल को शुक्ल युग कहा जाता है, 1919 से लेकर 1938 तक के काल को। और इस काल को हिंदी निबंध के निकष काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ठीक है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो ये भाई आकाशदीप है, ये दिए नहीं है, दीप है। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती, ठीक है। तो भाई कौन सी कहानी से है ये? तो भाई ये आकाशदीप कहानी से है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कथन किसका है? तो भाई जो चंपा है इस कहानी में, इस कहानी के पात्र चंपा, उसका ये कथन है। और इसके अलावा इस कहानी में कौन कौन से पात्र है? बुधगुप्त भी है, मणिभद्र भी है,
और जया भी हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है। और आकाशदीप पुरस्कार, गुंडा सालवती, ये सभी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। भैया आपको ध्यान रखना है। और जो आकाशदीप कहानी है इसमें क्या कुछ है, तो इस कहानी में एक असफल प्रेम है उसकी ये कहानी है। और अत्यंत मार्मिक ढंग से क्या है, इसमें असफल प्रेम को क्या है उकेरा गया है। और ये कहानी नायिका प्रधान प्रेम कहानी, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके भी चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्तिक श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूँ अब हरहु शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो किसकी है भी पंक्तियाँ? तुलसीदास की, स्वामी अगरदास की, मीराबाई की या स्वामी हरिदास की? तो ये पंक्तियाँ भी मीराबाई की रहेगी। तो किसकी है ये? मीराबाई की ये पंक्तियाँ है भाई। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का भी प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको बताना है। सेवा सदन क्या है? उपन्यास विधा है। ठीक है, उपन्यास है ये। ठीक है, पूछा जाता है ना कौन से विधा से, तो उपन्यास विधा से है सेवा सदन। और मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है भाई सेवा सदन। ठीक है, और आप सभी को पता है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी है ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और यथार्थोन्मुख आदर्शवाद उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो सेवा सदन है इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इनके बता रही हूँ उपन्यास। प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमचंद्र जी के 1922। सेवा सदन भाई 1918 हो गया। प्रेमाश्रम 1922। रंगभूमि 1925। कायाकल्प, जो कायाकल्प है ये 1926। निर्मला 1927। गबन 1931। कर्म भूमि ये 1932। गोदान भाई, जो गोदान इनका उपन्यास है ये 1936। और मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास ये अधूरा है 1936। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अधूरा रह गया था इनका उपन्यास। ठीक है, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का ही है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ठीक है, जो अपभ्रंश है इसको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा है ये आपको बताना है। तो भाई बोझ नहीं है, यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन आएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो भाई पुरानी हिंदी अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपभ्रंश है इसका समय भाई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है अपभ्रंश, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। ठीक है, अपभ्रंश है इसको संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में, और काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये पुस्तक है भाई। ठीक है, और इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ उन्होंने संवत 1050 से माना है। अब तक यह पुस्तक सर्वाधिक प्रमाणिक और तार्किक पुस्तक है। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है इसका प्रकाशन भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, ठीक है, किस नाम से किया गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, फिर उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन कौन से भाग? वीरगाथा काल, ठीक है, इसका समय 1050 संवत से 1375
विक्रम संवत माना है? भक्ति काल का 1375 संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत है। रीति काल का समय है भाई संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। और गद्य काल, जो गद्य काल है इसका भाई 1900 विक्रम संवत से अब तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? ठीक है भाई, तो किसको खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है ये आपको बताना है। साकेत, प्रिय प्रवास, लोकायतन, कामायनी। तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है भाई। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन है भाई? हरिऔध। ठीक है, और यह क्या है? एक विरह काव्य भी है। प्रिय प्रवास क्या है? एक विरह काव्य भी है। और इसमें श्री कृष्ण, जो कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे क्या है, ये बिल्कुल भिन्न है। और हरिऔध जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, पेपर में पूछी जाती है भाई। और ब्रह्मा करके नहीं, इसकी कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो प्रिय प्रवास है इसकी कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? श्री मद् भागवत का 10वां स्कंद भाई। ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर, ठीक है, उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा का प्रवास और लौट आना वर्णित है भाई। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। ठीक है, तो भाई इसमें कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो देखते हैं, जाइए। ठीक है, तो इसमें भाई क्रिया हो रही है तो क्रिया पदबंध है। अपना 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है वो हमें बताना है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगण नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगण और तगण। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ठीक है, अंत में जगण और तगण नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु आएगा, शुरू नहीं आएगा, लघु और गुरु नहीं। तो भाई अपना 3 जो है बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 मात्राएं होती है और अंत में जगण और तगण नहीं होते। ठीक है, और जो चौपाई है ये क्या है? सममात्रिक छंद है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। ठीक है, जो तुक मिलती है पहले चरण की, ठीक है, दूसरे चरण में, और तीसरे चरण की चौथे चरण में मिलती है। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मिलते हैं तुक, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो मिल गई तुक, ये रहे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे गद्यांश दे रखा है। ठीक है, इसको पढ़ के हमें 12वां और 13वां के उत्तर देने हैं। ठीक है, देखते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे प्रमुखापेक्षी नहीं होते। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। परमुखापेक्षी शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? दूसरों का मुंह ताकने वाला नहीं, दूसरों को चाहने वाला नहीं, दूसरों की अपेक्षा सुंदर नहीं भाई, दूसरे से सहायता चाहने वाला। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, और ये गद्य जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई है? तो क्यों की गई है भाई वीरों की तुलना देवदार के पेड़ से?
दोनों आत्मनिर्भर और मौन रहते हैं? नहीं भाई। दोनों प्रमुखापेक्षी होते हैं? नहीं। दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति के द्वारा पाले जाते हैं? तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। एक गद्यांश के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? ठीक है, वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूछा है। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो अर्थ की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो इच्छार्थ है, आदर्श है, ठीक है, सॉरी आदेशार्थक है, विषमार्थक है या देशभक्ति है? तो इच्छार्थक है। क्या है? इसमें इच्छा प्रकट की गई है इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर 15 और 16 के उत्तर हमें देने हैं। तो देखते हैं। दुविधा हट साहस है, दुविधा हट साहस है, दिखता है। पथ नहीं देह सुखी हो पर मन के, दुख का अंत नहीं दुख है। न चांद खिला सत 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 आने पर क्या हुआ? जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू। भविष्य वरण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो ये भाई हमारी एनसीईआरटी की बुक में से है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। काव्य पंक्तियां ली गई है। तो छाया शब्द प्रतीक है। तो छाया शब्द किसका प्रतीक है भाई? ये हमें बताना है। तो बीते बसंत का, वर्तमान दुखों का, भविष्य की योजनाओं का या अतीत की स्मृतियों का? तो ये अतीत की स्मृतियों का है भाई छाया, ठीक है, प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या रहेगा, ये हमें बताना है। अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर साहसी बनना, ठीक है। अतीत को भूल भविष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं, भाई बिल्कुल गलत है। अतीत और भविष्य में सामंजस्य स्थापित करना नहीं। जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना नहीं। भाई अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर साहसी बनना, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है वो हमें बताना है। 17वां क्वेश्चन है। तो भाई अनुवाद, रचनात्मक लेखन, प्रतिवेदन या संक्षेपण? तो रचनात्मक लेखन कार्यालय हिंदी का भेद कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। सुनिए भाई, रचनात्मक लेखक, जो रचनात्मक लेखन है, यही कार्यालय हिंदी का भेद नहीं है। अनुवाद, प्रतिवेदन, संक्षेपण, ये कार्यालय हिंदी का भाई बिल्कुल क्या है, प्रयोग होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 18वां, रसात्मक काव्य की काव्य है, रसात्मक वाक्य की काव्य, सॉरी भाई रसात्मक वाक्य ही काव्य है, गलत लिख रखा है यहाँ पे, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो किसने दी है भैया? ठीक है, बामा ने, मम्मट ने, कुंतक आएगा यहाँ पे, या विश्वनाथ ने? तो ये परिभाषा भाई विश्वनाथ ने दी है। ठीक है, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो आचार्य विश्वनाथ का समय भाई कौन सा था? ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो 14वीं सती, ठीक है, 14वीं सती का पूर्वार्ध तथा, और इनका साहित्य दर्पण काफी महत्वपूर्ण है। 14वीं सती में ही लिखा गया था साहित्य दर्पण, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, विश्वनाथ जी की। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार शास्त्र के इतिहास में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है, आपको पता है। और इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन कर रस को काव्य की आत्मा बताया है। जो रस है इसको भाई काव्य की आत्मा बताया है। ठीक है, काव्य की आत्मा बताया है। और इसमें नाट्य शास्त्र की विस्तृत चर्चा भी हुई है। और विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वें रस के रूप में माना है। जो वात्सल्य रस है, ठीक है, इसको 10वें रस के रूप में माना है, पेपर में पूछा जा सकता है। और अपने मत का प्रतिपादन करते हुए ही इन्होंने लिखा था, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से? एक तो साहित्य दर्पण मैंने आपको बता दिया है, पेपर में पूछा जा सकता है भाई। राघव विलास है, महाकाव्य,
कुवलयाशव, चरित्र प्रभावती, चंद्रकांता नाटिका, नरसिंह विजय काव्य। ठीक है, ये इन्हीं के ही काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई, सॉरी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, व्याख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशनों के सुनियोजित संयोजन तथा भावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं इसको? पलवन कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। तो भाई इसको संक्षेपण कहा जाता है। दो आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है भाई। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे देखते हैं, साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो भाई ये गलत है। ठीक है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम है भाई। ठीक है, तो अपना 20 का 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। विद डिटेल मैंने आपको अच्छी प्रकार से करवा दिया, व्याख्या वगैरह अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों की करवा दी है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ भाई, अगर आप चाहते हो मैं KVS और NVS के, ठीक है, जो ओल्ड पेपर है TGT PGT के, ठीक है, वो करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं आपको वो भी करवा दूँगी भाई। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो भाई ये पंक्तियां दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की? आगे की है, जगदीश गुप्त की है, भारत भूषण अग्रवाल जी की, या गिरिजा कुमार माथुर की है। तो उपयुक्त पंक्तियां आगे जी की रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? भाई पड़ोस की खुशबू क्या है? एक यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। ठीक है, अब पूछा इसके लेखक कौन है? तो नरेश मेहता है, रामदर्श मिश्र है, नासिरा शर्मा है, शिव प्रसाद सिंह है। तो पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक रामदर्श मिश्र जी रहेंगे। बी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? जो जिंदगी और जोक है ये किसका कहानी संग्रह रहेगा, ये आपको बताना है। तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत या धर्मवीर भारती। तो जिंदगी और जोक भाई ये अमरकांत जी का कहानी संग्रह रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जिंदगी और जोक में जो मनुष्य वर्ग के अदम्य जिजीविषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिजीविषा का वर्णन किया गया है जिंदगी और जोक में भी। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग काव्य पंक्तियां किसकी है? तो किसकी है काव्य पंक्तियां? कबीर की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है, गोरखनाथ की है। तो ये पंक्तियां भाई तुलसीदास जी की रहेंगी। किसकी है? तुलसीदास जी की है। और इन पंक्तियों में भाई कली काल का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? ठीक है, इनमें से भाई जो भी साहित्यकार है उसमें से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इनमें से सबसे कम आयु रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनको आधुनिक हिंदी का क्या भाई आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। और इनकी मात्र 35 वर्ष की ही अल्पायु थी भाई। ठीक है, और हिंदी जगत में अपना अमूल्य स्थान इन्होंने बनाया है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। और रीति काल की विकृत सामंती संस्कृतियों की पोषक वृत्तियों को छोड़कर नवीनता के इन्होंने बीज बोए हैं, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय नवजागरण के अगर दूत के रूप में
भारतेंदु हरिश्चंद्र काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं, यानी देव कवि की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा या सुजान विनोद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो थोड़ा देव जी के विषय में देख लेते हैं। जो कवि देव जी हैं, ठीक है, ये महाकवि का इनको गौरव प्राप्त था, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत, ठीक है, इनको महाकवि का गौरव प्राप्त था। और इनका पूरा नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्या है? देवदत्त था। और इनका संबंध जो है ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त कुशल, ठीक है, और भोगी लाल के राज दरबारों से था। ठीक है, और इनको काफी सम्मान और प्रतिष्ठा वहां पर मिलती थी। तो भाई इनकी देव की रचना कौन सी नहीं है? तो अलंकार गंगा इनकी रचना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है, जो कुतुबन कवि है इनकी रचना हमें बतानी है, कौन सी है? चित्रावली है, मधुमालती है, मृगावती या आखिरी कलाम है? तो कुतुबन की रचना भी मृगावती रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो कुतुबन है ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक है, चिश्ती वंश के शेख बुरहान के, ठीक है, कुतुबुन क्या थे? शिष्य थे। और जौनपुर के बादशाह हुसैन सेन के आश्रित थे। काफी बार पूछ लिया जाता है कौन सा कवि किसका आश्रित था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना क्या बताई मैंने? मृगावती है। ये चौपाई और दोहे में थी भाई, और 1909 हिजरी में ये लिखी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत भाई जो चंद्रनगर के राजा हैं, क्या भी? गणपति देव के तो राजकुमार थे वो, जिसका इस रचना में वर्णन है। और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या, क्या नाम उसका? मृगावती। ठीक है, इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है भाई मृगावती में, ये आपको ध्यान रखना है। और कुतुबन की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, चारों की चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रहेगी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको उर्वशी पर मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और उर्वशी जो है दिनकर की नवीनतम प्रबंध कृति है भाई। ठीक है, और इस पे ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने उर्वशी एवं पुरवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो उर्वशी रचना है इसके अंतर्गत है ये। ठीक है, और उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। जो उर्वशी है ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, ये भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और दिनकर जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं? तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसपे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि नहीं, एकार्थी, अनेकार्थी, प्राय नहीं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। तो अपना 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाला अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित में से किस विचारक में से है? रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र या रामधारी सिंह दिनकर? तो ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के विषय में। अगला क्वेश्चन है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? जो बच्चन सिंह है, हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 खंडों में थी भाई। ठीक है, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण है ये, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की है। इसमें से पूछा गया है इनका प्रथम खंड कौन सा है? तो प्रथम खंड इनका क्या भूलू क्या याद करूं, क्या है? क्या भूलू क्या
याद करूं, फिर नीड का निर्माण, फिर ठीक है, फिर बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्या भूलू क्या याद करूं, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। नीड का निर्माण का हुआ था 1970 में, बसेरे से दूर का हुआ था 1977 में, और 10 द्वार से सोपान तक का हुआ था 1985 में भाई। अगला क्वेश्चन है, कट गुलाब की रचनाकार है, तो कट गुलाब की रचनाकार कौन है? मंजुल भगत है, मृदुला गर्ग है, ममता कालिया, मन्नू भंडारी है। तो कट गुलाब की रचनाकार रहेगी मृदुला गर्ग भाई। ठीक है, दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? ठीक है, नागार्जुन जी की रचनाएं दे रखी है और इसमें से पूछ रखा उनकी ऐसी कौन सी रचना है जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं है। तो देखते हैं, भस्मांकुर तो है, पतरहीन नगन गाछी नहीं है, क्योंकि ये मैथिली भाषा में है। कौन सी में? मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1968 ईस्वी में जो नागार्जुन जी हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी इनकी तीनों की तीनों रचनाएं और खड़ी बोली में है भाई। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या त्रिलोचन? तो ये नागार्जुन जी की पंक्तियां रहेगी। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो विशाख, कामना, सकंद गुप्त या ध्रुव स्वामी? तो भैया सकंद गुप्त, जो सकंद गुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसमें से ये गीत लिया गया है। ठीक है, ये सभी के सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के ही है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गीत गाया किसने है? काफी बार पूछा है, तो ये देवसेना ने गाया है। किसने गाया है? देवसेना का ये गीत है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा? तो कौन सा? मंगलसूत्र, सेवा सदन, गोदान या इनमें से कोई नहीं? तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। और इसको पूरा किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना, किसने पूरा किया था? तो प्रेमचंद्र के ही पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, अमृत राय ने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया भाई। अगला क्वेश्चन है, चीनी पीतंबर कमेते सुविधा दई मीडी कपोलन ग्रोरी, नय नचाए कहीं मुस्काई, लला फिराइयो खेलन हो रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो घनानंद है, ठाकुर है, पद्माकर है या मतीराम है? तो कौन रहेंगे भाई? पद्माकर रहेंगे। ठीक है, और पद्माकर जो है रीति काल के ब्रज भाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है, आपको ध्यान रखना है। और जो पद्माकर है, इनकी भाषा भी पूछी जाती है कई बार। तो इनकी भाषा कैसी है? सरस, काव्य में, सुव्यवस्थित, ठीक है, और प्रभा पूर्ण, इनकी महत्वपूर्ण है भाई। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पद्माकर की काफी बार पेपर में पूछी गई है। हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, वीरदावली, कली पचीसी, राम रसायन और अलीजा प्रकाश, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी है या भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे? तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे, इन्होंने मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद किया है भाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चंद्र बरदाई जी है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के कवि, इनको हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य भाई। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? विज्ञान गीता, रत्न बावनी, भू परिक्रमा या जहांगीर जस चंद्रिका भाई। ठीक है, तो फिर केशव दास जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है, ये देख। तो भाई ये जो भू परिक्रमा है ये केशव दास की रचना नहीं है, किसकी है? विद्यापति जी की रचना रहेगी। ठीक है, बाकी ये सभी की सभी रचनाएं केशव दास जी की है। और केशव दास जी रीतिकाल के कवि तरह के अंतर्गत आते हैं। और केशव दास अलंकार संप्रदायवादी कवि है भाई। आपको आचार्य हैं, आचार्य कवि दोनों ही ये। ठीक है, केशव दास जी, ये आपको ध्यान रखना। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केशव दास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक वर्णन, छंदमाला, रामचंद्रिका, ठीक है, वीर सिंह देव चरित्र, ठीक है, और ये 3 तो यहाँ पे है ही। रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो भैया कथन किस विद्वान का? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मैथिली शरण गुप्त का, बाल मुकुंद गुप्त जी का है। तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, ठीक है, इन सभी पर क्या है? कविताएं हो सकती है। ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और ये कथन कहाँ से लिया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है रसक रंजन। ठीक है, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वहां से कथन लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। तो ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपयुक्त, बी 2 आंसर बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए? रहा खर्च, व्यय, गोला, बारूद या छूट गया। तो रहा खर्च, राह के लिए खर्च, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास रहेगा। तत्पुरुष समास भाई 2 में है, इसलिए 2 ये कट हो गए। ठीक है, व्यर्थ, व्यर्थ क्या है? अव्ययभाव समास, तो भाई अव्ययभाव समास ओनली इसमें है, तो ये बिल्कुल सही है। गोला बारूद द्वंद्व समास, छुट भैया कर्मधारय समास रहेगा, तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या, गीत और दोहा को सही की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? तो कौन थे? सरप्पा, कनप्पा, डोम्बिबा या कमरिपिया। तो सरप्पा जो है, ठीक है, ये थे भाई पहले बौद्ध सिद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो किसकी भूमिका को कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और भाई इससे पहले मैंने जो 2023 का केवीएस पीजीटी का पेपर हुआ था, वो मैंने चैनल पर डाल रखा और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, केवीएस एनवीएस ओल्ड पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज के नाम से। तो प्लेलिस्ट आप वहां पर चेक कर सकते हैं, आपको सभी क्लासे और सभी नोट्स मिल जाएंगे। और भाई जो भी मैं क्लासे आपको प्रोवाइड करवाती है, चाहे EMRS की हो, चाहे एचटेट की हो, ठीक है, चाहे केवीएस एनवीएस की है, ये आप सभी के लिए बराबर रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाती है अति खुआरी। इन पंक्तियों का मूल कथन निम्नलिखित में से कौन सा? तो कौन सा? राज, व्यक्ति और देशभक्ति में द्वंद, अंग्रेजों की खुशामद, स्थितियों से संतुष्टि या अधिक सुख सुविधा की कामना। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, राज, व्यक्ति और देशभक्ति में द्वंद। ठीक है, भारतेंदु जी के अनुसार थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। भारतेंदु जी के अनुसार अंग्रेज राज के कारण भारत का बहुत बड़ा हित हुआ। ठीक है, अंग्रेज राज के कारण हुआ तो भारत का बहुत बड़ा हित हुआ था, लेकिन इस राज की सबसे बड़ी खराबी यह थी कि देश का धन क्या था? विदेश लेके जा रहे थे। और उस काल की देशभक्ति को इस द्वंद के संदर्भ में हमें समझना चाहिए भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं, यानी पद्मावत के बारे में जो गलत है वो हमें बताना है। तो कौन सा गलत है भाई, ये देखते हैं हम। इसमें
प्रेम के लोभधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित और प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है भाई, तो यही क्या है, गलत है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये नहीं है भाई। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध का जो ब्रह्म राक्षस है किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी का, 132 पूंजीपतियों का, निम्न वर्ग का, सवहारा वर्ग का। तो बुद्धिजीवों का प्रतिनिधि करता है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो कितने, 35 है, 30 है, 45 है, 40 है? तो 40 पद संग्रहित है भाई रैदास के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान करनी। भाई हमें रस बताना है इन पंक्तियों में कौन सा है। प्रच्छन्न रोग है, प्रकट भोग है, संयोग मात्र भावी विभाग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिमाण अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो शांत है, श्रृंगार है, करुण है या भक्ति है? तो इसमें भी करुण रस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? एक मनोविश्लेषणवादी लेखक कौन से हैं ये आपको बताना है। जिनेंद्र, इलाचंद्र जोशी या अज्ञे। ठीक है, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, अज्ञे ये क्या दे रखा है कैसे, जिनेंद्र, अज्ञे, देवराज ये नहीं है। जिनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, देवराज ये भी नहीं है। तो भाई देखो जिनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे, ठीक है, ये रहेंगे। तो अपना ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो साहित्यिक प्रतिमान, ठीक है, किस कवि के आधार पर किए हैं? तो कबीरदास, तुलसीदास, केसरदास या सूरदास? तो तुलसीदास जी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? तो किसने लिखा? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या शांति प्रिय द्विवेदी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो किस रचना का पात्र है? प्रतिप्रिय कथा, कितने चौराहे, दृग तपा या मैला आंचल? तो भाई डॉक्टर प्रसाद फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का पात्र है भाई। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरे चपल यौवन बाल अंचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियां भाई महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, स्मितानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की रहेगी। ठीक है, दो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। थकी आएगा यहाँ पे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा या सूर्यकांत वर्मा? तो ये पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद जी की रहेंगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या नगेंद्र? तो भाई कौन से ऐसे रचनाकार है? तो प्रेमचंद्र और नगेंद्र दोनों ही है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन स्वतंत्रतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है भाई? तो ये हमें बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी स्वतंत्रतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है। तो मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा पद है? संबंध, सूचक अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेत क्रिया विशेषण? तो 3 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसमें दिशा भी है, संकेत भी और क्रिया विशेषण भी है। अगला क्वेश्चन है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियां का आशय क्या है? तो क्या है? मन राम के समान है, मन जब राम में लीन है तो अत्यंत अन्यंत्र नहीं भटकेगा। 2 आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है,
मोरा जोबना नवेला भया है, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी से रावण लागे बिरहा अग्नि मोही, दस दस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास। तो भाई ये पंक्तियां अमीर खुसरो की रहेंगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेविया आर्तियान भी कहा जाता है? रेविया आर्तियान किस उपन्यास को कहा जाता है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्णवा या अनाम दास का पोथा। जो अनाम दास का पोथा है, ठीक है भाई, तो इसको क्या है कहा जाता है? रेविया आर्तियान। चार ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य, मेरुतुंग, सोम प्रभु, सूरी, वरुचि या हेमचंद्र। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है जैनाचार्य मेरुतुंग। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है प्रथम अधिवेशन के? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद्र, शिवदान सिंह चौहान या मुल्कराज आनंद। तो भाई प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है प्रेमचंद्र जी। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? तो किसने किया है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन? सूरदास ने, बल्लभाचार्य ने, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है। अगला क्वेश्चन है, गहना एक कनक में गहना, एक मह भाव ने दूजा, कहन सुन्न को दुई करी, थपिन एक मिनिमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर है, अमीर खुसरो, रैदास है, गुरु नानक है। तो कबीर जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? अज्ञे है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो रघुवीर सहाय जी इन पंक्तियों के रचनाकार रहेंगे वे। अगला क्वेश्चन है, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाई, पर मेरे चिंता अनुसार नहीं। अभी जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाई, पर मेरे चिंता अनुसार नहीं। तो ये पंक्तियां किसके? भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री की या जगन्नाथ दास रत्नाकर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो कौन सी रचना नाट्य शास्त्र है भाई, ये आपको बताना है। तो कौन सी रचना है नाट्य शास्त्र? भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र या अंधेर नगरी। तो भारत दुर्दशा क्या है नाट्य रासक के अंतर्गत आती है और 1880 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये जो रचना है ये राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। क्या भी राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है और इस नाटक को कामनीवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको नाट्य रासक की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प की चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। तो इसमें गलती पहचाननी है, कौन सी है? तो इसमें भाई जमीन पर आ जाता है, ठीक है, ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार, शांत, इतिहास या अद्भुत। तो इतिहास रस की चर्चा की जाती है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? अनुदित बतानी है, मौलिक नहीं भी, अनुदित। तो पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ या नहुस। तो जो मेघनाथ वध है ये अनुदित रचना है, ठीक है, मौलिक रचना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे सभी की सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है भाई लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखित पुस्तक? तो कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? जो अमरकांत है
ये प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो भाई किस उपन्यास का पात्र रहेगा? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या सेवा सदन? तो कर्मभूमि का ये पात्र है अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार पूछे हैं रामस्वरूप, श्री राम शंकर शुक्ल रसाल है, गणपति चंद्रगुप्त है, बच्चन सिंह है, राम कुमार वर्मा है। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा है। तो इसी के साथ वही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और आज की क्लास में हमने 2018 का और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।